चलिए प्रारंभ करते हैं अपना आज का और इस चैप्टर का अंतिम विषय, आखिरी विषय। और ये आखिरी विषय है आपके चैप्टर का जन आंदोलन का उदय। इस चैप्टर का आखिरी विषय है जन आंदोलनों के सबक। आपने क्या सीखा जन आंदोलनों के माध्यम से, ये आप चल रहे हैं इस चैप्टर में समझने, पढ़ने और जानने। किसी भी चीज को अगर हम खाना खाते हैं तो उससे भी तो हमें कुछ मिलता है ना, तभी तो हम खाना खा रहे हैं ना। तो आपको जन आंदोलनों के बारे में इतना विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, इसका भी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना, तभी तो आपको इतना विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। नहीं तो बताने की क्या जरूरत थी, नहीं तो बताने की क्या जरूरत थी। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या है जन आंदोलन और ये हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये चल रहे हैं हम समझने आज की क्लास में। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। जन आंदोलनों का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है। सही बात है। अगर आप एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक समाज को लोकतांत्रिक बनाने का काम आपके जन आंदोलन करते हैं। ये जन आंदोलन ही आपके लोकतांत्रिक समाज को लोकतांत्रिक बनाते हैं। बिना इन आंदोलनों के आप एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपका राष्ट्र एक सच्चा लोकतंत्र है तो उसमें जनता की अभिव्यक्ति होते हुए दिखाई पड़नी चाहिए। अगर जनता की अभिव्यक्ति नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र सही नहीं है। हमने देखा कि इस तरह के गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते, उन्हें समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। इस रूप में इन आंदोलनों को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ये आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे। समाज के गहरे तनावों और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की है। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। आप ये जान लीजिए कि इन जन आंदोलनों ने आपके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। आपकी सरकार की उन कमजोरियों को उनके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है जो विपक्ष भी नहीं कर पाता। जिस चीज को विपक्ष करने में असफल होता है, उन चीजों को करने में आपका जन आंदोलन सफल होता है। ये जो जन आंदोलन होते हैं ना, ये अपनी हर समस्या को व्यक्त करने का एक सबसे सटीक माध्यम है। लेकिन सरकार इन्हें हमेशा कानूनी गड़बड़ी कहती है। सरकार हमेशा इन्हें कानूनी गड़बड़ी कहती है, जनता का विद्रोह कहती है। लेकिन ये सरासर गलत है। ये जनता का विद्रोह नहीं है, ये जनता की अभिव्यक्ति है। ये एक आईना दिखा रहे हैं। ये आईना है कि आपकी सरकार जो कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट है। आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। आपको सही रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है। ये काम करते हैं आपके जन आंदोलन। ये काम करते हैं आपके जन आंदोलन अपने माध्यम से सरकार को आईना दिखाते हैं कि देखो सरकार, तुमने क्या क्या गलतियां की हैं। तुम्हें भी अपनी गलतियों का एहसास होना बहुत जरूरी है।
अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा तो तुम हवा में चले जाओगे। तुम कहाँ चले जाओगे? हवा में चले जाओगे। और हवा में जाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है जनता के बीच में रहते हुए जनता की समस्याओं का समाधान करना। समझ में आई बात? आगे सुनो। इन आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है तथा रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। इस तरह की दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती हैं और वह सवाल यह है कि जन आंदोलन ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि ये जन आंदोलन जनता की जायज मांगों के आइंदा बनकर उभरे हैं और उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। जो सरकार होती है वो कहती है कि ये जन आंदोलन सरकार के कामकाज की सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सरकार को दिखाया जाने वाला सबसे बड़ा आईना है कि आप जनता की समस्याओं से भटक रहे हैं। और ये जन आंदोलन ये दिखा देते हैं सरकारों को आईना कि आपको सही रास्ते पर आना पड़ेगा। अगर आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो हम आपको बार बार आईना दिखाएंगे। और आज के समय पे इन जन आंदोलनों के द्वारा यही किया जा रहा है। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन जन आंदोलनों द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से जाहिर होता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था। इसी कारण से ये समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं। ये लोग जन आंदोलन करने पर उतारू क्यों होते हैं? क्योंकि आप उनको अपनी राजनीतिक मुद्दों में शामिल नहीं करते। अगर आप ही मेरे मुद्दों को उठाने लगेंगे तो मुझे अपनी अलग से आवाज रखने की क्या जरूरत है? मैंने बताया ना, पर्यावरण के विषय पर कोई भी पार्टी बोलने को तैयार नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर पार्टी को किसका सहयोग चाहिए? हर पार्टी को उद्योगपतियों का सहयोग चाहिए। तो वो कभी भी पर्यावरण संबंधी मुद्दों में सवाल नहीं करती। तो और इन विषयों से जिनका नुकसान हो रहा है वो फिर किसके पास जाएं? उनके पास क्या मौका बचता है? उनके पास यही मौका बचता है कि वो खुद उतरे और अपने हक की बात खुद रखें। इसीलिए जन आंदोलन होते हैं। अगर कोई कहता है कि आप राजनीतिक पार्टियों का सहारा क्यों नहीं लेते, तो इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप हमारे मुद्दों को अपने राजनीतिक मुद्दों में शामिल नहीं करना चाहते। और अगर आप हमारे राजनीतिक मुद्दों को अपने राजनीतिक मुद्दों में शामिल कर ले तो हमें अलग से आंदोलन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। जब विपक्ष कमजोर पड़ता है तब जन आंदोलन होते हैं। अगर 1974-75 में जन आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि उस समय की विपक्षी सरकार कमजोर थी। विपक्ष कमजोर था पक्ष के सामने। वो जनता का उस प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही थी जिस प्रकार से उसे करना चाहिए था। आज भी ऐसा ही है। समझ नहीं बात? आज भी ऐसा है। पप्पू को पप्पू बनाया है इस देश की जनता ने। समझ नहीं बात? पप्पू को पप्पू बनाया है इस देश की जनता ने। पप्पू को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। बात भी तो उसकी ऐसी है भैया, बात भी तो करता ही कैसी है वो। आलू लेके सोना भी काटेगा। वो उसकी बात नहीं थी, वो मोदी जी की। संसद भवन में खुद अपने आप को बोलता हाँ मैं पप्पू हूँ। क्या करे, उसने अपना लिया है नया नाम। चलो कोई बात नहीं।
यह बात हाल की नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देंगे और ना ही मुख्य धारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्रवाई का ही रास्ता बचता है। जन आंदोलन यही काम करते हैं, वे राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अलग अपने मुद्दे उठाते हैं। जब राजनीतिक दल आपकी बात करने से कतराते हैं, तब जनता खुद अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर आती है। तब जनता खुद ब खुद अपनी आवाज, अपने मुद्दों को उठाने के लिए सड़क पर उतर आती है। यही कारण है कि जन आंदोलन होते हैं। आप सब जानते हैं 1991 में जो आर्थिक परिवर्तन किया गया था, उस आर्थिक परिवर्तन का किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती थी कि देश का उदारीकरण हो और देश में पैसा आए और वो मोटा माल कमाए, पैसा कमाए। तो उस उदारीकरण से जिन किसानों को नुकसान हो रहा था, उनकी आवाज कौन उठाए थे? कोई नहीं। ना उनकी मुख्य मीडिया उठाती थी और ना ही ये राजनीतिक दल। तो उनको मजबूरन अपने आप को लामबंद करना पड़ा और आंदोलन करना पड़ा। समझ रहे बात? मीडिया आगे सुनती चमची। किसानों की बात ही कहां करती है मीडिया? वो तो और जब नहीं करती तो जब आप हमारी बात ही, आप खुद बताओ, उस दिन मैंने आप सबसे किसानों का हक रखने वाले व्यक्ति का नाम पूछो तो आपको नाम तक नहीं पता। राकेश टिकैत। अच्छा, नहीं। नेता का नाम बताओ। कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी नहीं, ये हमारा कल है। ये देख लो। तोमर क्या नाम है? राजेंद्र तोमर ना? अच्छा, नहीं, नरेंद्र तोमर। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, फिर से गूगल कर लो, नरेंद्र सिंह तोमर। देख लो फिर से। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी भी तो है। समझ रही बात? तो ये दिक्कत है। सही बोला मैंने, नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ, तो सही रखा करो, तो भूल जाते हो। तुक्का क्यों लगा? मैंने बोला था भैया सही, मैं नाम पूरा अच्छे से याद है, बस सिंह आना था या तोमर आना था, ये कर नरेंद्र में हो गया वो। हाँ, तो तुक्का लगा रहे थे ना सारे सारे। नहीं भैया, नहीं, ऐसा कुछ मिलता है। उस दिन निकाला था नहीं, मैंने सही बताया था। तुक्का नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से 2 बार और अच्छा कर देता तो बस हो गया था। फिर तो कुछ यही तो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मोदी बोल रहे हैं। हाँ, वो मोदी बोलेगा। मोदी बात बोल रहा था। तो आपको पता तक नहीं है कि आपके देश में किसानों के लिए मंत्री कौन है। तो इस देश का जो पेट भर रहा है उसकी बात तक नहीं होती पार्लियामेंट में। ये कहो, जो देश का सबसे बड़ा बहस का मंच है, वहां पर किसान की बात तक नहीं होती। अब किसान की जब बात तक नहीं हो रही तो किसान को अपनी समस्या उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को ही एकजुट करना पड़ेगा और अपनी बात खुद रखनी पड़ेगी। तो वही काम किया था किसानों ने। आगे सुनो। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होती। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या भीड़ जमा करके सड़क जाम करना ही नहीं होता। मुद्दों को उठाना होता है, समस्याओं को उठाना होता है, सरकार को आईना दिखाना होता है कि सरकार अपनी औकात मत भूलो, हमने ही तुम्हें बनाया है, और तुम अगर हमारी बात नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी। आगे सुनो। इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट होना और समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी है। ये है आंदोलन का असलियत। ये है आंदोलन का असलियत। जब मैंने उस दिन कल लिखने को कहा आंदोलन को, तो ये सारी बातें आपके उसमें आनी चाहिए थी। आंदोलन का ये मतलब नहीं है भीड़ जमा करना। आंदोलन का ये अर्थ है कि एक जैसी समस्याओं से ग्रसित लोगों को एक साथ करना और उनके हक की बात रखना और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। यह है आंदोलन का अर्थ।
और आप सबने अपने जितने भी आप सबने अपने निबंध लिखे उनमें किसी ने भी इन बातों को नहीं सम्मिलित किया होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है चीजों को ढंग से। और ये मैं मानूंगा कि हमारे स्कूली तंत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा स्कूली तंत्र स्वलेखन पर ध्यान ही नहीं देता, बच्चों को स्वलेखन कराया ही नहीं जाता। और सबसे जरूरी है स्वलेखन, सुलेख जिसे कहते हैं, स्वयं के द्वारा लिखा जाने वाला लेख। समझ में आई बात? आगे सुनो। इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी है, ताकि लोग यह समझे कि लोकतंत्र की समस्याओं से वे क्या क्या उम्मीद लोकतांत्रिक संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न है। ऐसे में इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई बल्कि उसका विस्तार ही किया है। तो जो कहता है कि जन आंदोलन देश के लिए खराब है, वो सबसे बड़े छलिए हैं इस देश के साथ। वो सबसे बड़ा छल कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन होते हैं वो देश की राजनीति को मजबूत करते हैं, वो देश की जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन देश को कमजोर करते हैं, तो वो देश की जनता को मूर्ख बना रहा है। और देश की जनता को जानना चाहिए कि जन आंदोलनों का क्या महत्व है। इसीलिए आपको इतने विस्तार से एक चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है कि आंदोलन क्या है। ऐसे नहीं दे दिया गया है आपको एक विशेष चैप्टर जन आंदोलन को देने का कोई अर्थ है जिससे कि आप समझ सकें कि जन आंदोलन जब होते हैं सड़कों पर, जब लोग बैठते हैं तो वो बेफजूल में नहीं बैठते, वो बैठते हैं अपने हक के लिए, वो बैठते हैं सरकार की गलतियों को दिखाने के लिए कि आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलती हो सकती है। आपने जो नीति बनाई है वो हमारे अनुसार, हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है, अथवा ये हमें उल्टा समस्या में डाल रही है। ये है दिल्ली के सीएम को इतनी पहुंच मिली है केजरीवाल। हाँ, आज जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब है, मुख्यमंत्री हैं, वो अगर आज इतने बड़े नेता बन पाए हैं तो इन जन आंदोलनों के कारण ही बन पाए हैं। समझ में आई बात? आगे सुनना। किंतु कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा है। फिर भी सरकार इन आंदोलनों को उतना सीरियसली लेती नहीं है। फिर भी सरकार इन आंदोलनों को उतना सीरियसली लेती नहीं। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े हमारे लिए दुख की बात है कि सरकार उनको गुमराह करती रहती है। आगे सुनो। इसका एक कारण तो यह है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं। इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक मुद्दे पर एक ही समूह को आकर्षित कर पाते हैं। अब टीचरों का मुद्दा है तो सिर्फ उससे टीचर जुड़ेंगे और सब नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए सरकार इनको तोड़ने में सक्षम हो जाती है, इनको तोड़ने में सक्षम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूरा देश नहीं जुड़ रहा है इनके साथ, इनके साथ सिर्फ एक समूह जुड़ रहा है। इनमें हिंसा भी पैदा कर देती है और इनके बीच में भी हिंसा पैदा कर देती है। सरकार इनको तोड़ने का जो प्रयास हो सके वो कर देती है। जैसे उस दिन का आपने बताया था कि लाल किले की जो हिंसा थी, भैया किसानों के द्वारा, क्या वो जायज है? हम कह सकते हैं कि सरकार का उनको तोड़ने का ये एक रास्ता भी सरकार इख्तियार कर रही हो, कह सकते हैं। ना मुझे पता है सटीक तौर पे, ना आपको पता है। राजनीति अच्छी भी है और राजनीति इतनी घटिया है कि हाथ डाल दो तो उससे ज्यादा गंदगी आपके हाथ में और कहीं से नहीं लगेगी।
और इतनी अच्छी है कि आप इतनी सेवा कर सकते हैं जनता की कि आपको इतने पुण्य मिलेंगे, इतने पुण्य वाक्य मिलेंगे कि आप और कहीं से नहीं कमा सकते पुण्य वाक्य। समझ में आई बात? तो राजनीति दोनों है। अब वो आप पर निर्भर करता है आप कैसी करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी राजनीति के रास्ते को किस दिशा की ओर ले जाते और हैं। भैया कहते हैं कि चाहे आदमी चाहे जितना भी अच्छा हो, राजनीति के अंदर आके ही वो गंदा हो ही जाता है। तो वो मैं कह तो रहा हूं वो आपके ऊपर है ना, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करते हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है, जबकि जन आंदोलनों के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जबकि जन आंदोलनों का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता। जान पड़ता है कि राजनीतिक दलों ने समाज के वंचित और अधिकारहीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है, पर जन आंदोलन का नेतृत्व भी ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से ही उठा पाता है। विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों का आपसी संबंध कमजोर होता गया है। इससे राजनीति में एक सूनेपन का माहौल पनपा है। हाल के वर्षों में भारत की राजनीति में यह एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। क्यों ये समस्या क्यों बढ़ रही है? आज इतने बड़े स्तर पर जन आंदोलन क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि आज इंसान स्वार्थी हो गया है। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, निकाल लो अभी उसे, ठीक है। आज इंसान हद से ज्यादा स्वार्थी हो गया है। अगर उसका पेट भरा है ना तो वो किसी और के हक की बात करने के लिए नहीं उतरता, क्या चाहे उसका खुद का भाई ही क्यों ना गर्द में हो, लेकिन वो उसके हक की बात करने के लिए नहीं उतरेगा। और इसीलिए आज देश गंदी राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। अगर हमें बचाना है अपने देश को तो हमें जनता को और देश के सब लोगों को राजनीतिक एकता का महत्व समझाना पड़ेगा, जन आंदोलनों का महत्व समझाना पड़ेगा कि हमें हमारे हर समाज की समस्या को उठाने में उसकी मदद करनी चाहिए, जिसके तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप इसको पढ़ लीजिएगा, सूचना का अधिकार क्या होता है और इसने किस प्रकार से सरकार की जवाबदेही को ज्यादा अधिक सुनिश्चित किया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको पढ़ के जाना पेपर के लिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सूचना के अधिकार के माध्यम से राजनीति किस प्रकार से ज्यादा जवाबदेह हुई है। यह आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि सूचना के अधिकार ने आपके राजनीतिक अधिकारों में किस प्रकार से विस्तार किया है, ये आप समझ लीजिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। जय हिंद, जय भारत।